ज़्यादा ऐसा किया या आपने तीनों को बराबर? नहीं, तीनों को मैंने बराबर वेटेज दिया। तीनों को बराबर। आपने कैसे 9 से 5 जॉब करते हुए भी आपने इस चीज़ को मैनेज किया? वेलकम टू माय चैनल मॉम लाइफ विद स्टडी। और आज मेरे साथ मेरी सिस्टर है जिसका बीपीएससी टीआरई 2 में हिस्ट्री सब्जेक्ट से +2 में हुआ है। और आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एक बार जो है मैं इससे पूछूं कि क्या स्टडी प्लान है, तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि कैसे इसने तैयारी की। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन आपको। थैंक यू। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है और नहीं कर सकती हूँ कि कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है इसको। और बिल्कुल रिजल्ट होता है तो बहुत अच्छा फील होता ही है। और इसके पीछे रिजल्ट होने के पीछे काफ़ी पीछे जो है मेहनत होती है, तो वो मैं यहाँ पर जो है डिस्कस करूँगी इसके साथ कि मतलब किस तरह से आपने ये शुरुआत की, कैसे शुरुआत की आपने इसकी, मतलब जो है आपने कब लगा कि हाँ मैं अब मुझे करना ही करना है, ये जुनून कब आया? ये तो जब मैं टीआरई 1 दी थी तो उसमें मेरा सेलेक्ट मतलब मेरा एग्ज़ाम था वो 9th 10th के लिए था, तो बट सोशल साइंस से, बट उसमें मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। तो उसी मतलब वो था। फिर उसके बाद जब मैं उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाई, उस समय कैजुअली नहीं ले पाई थी, तो इसलिए जब उसके बाद मेरे ही घर में मेरी दीदी का और मेरी भाभी का सिलेक्शन हुआ और मेरे पास तो मुझे लगा घर में अगर किसी एक का भी हो जाता है और मतलब पास साथ वाले का नहीं होता है तो बहुत लगता है। तो फिर उसी समय से मुझे लगा कि नहीं मतलब, और प्लस मैं 1 to 5 में हूँ। ये नियोजित टीचर है 1 to 5 में? ठीक ठीक है ठीक है हाँ कर दो। 1 to 5 में भी नियोजित टीचर है। तो इसका मतलब मोटिवेशन ये था कि मतलब हम लोगों का रिजल्ट हुआ, मेरा और मेरी भाभी का, तो इसको लगा और मेरे भाई को भी ये लगा कि हमारे परिवार में 2 लोगों का सिलेक्शन हो गया है, 2 लोगों का नहीं हुआ। तो इसने और मेरे भाई ने जो है मतलब अपना एकदम 100% दिया कि जो अगला जो सिलेक्शन हो इनका ज़रूर हो, क्योंकि वो काफ़ी मोटिवेट हो चुके थे हमसे। तो इस वजह से मतलब इन्होंने अपनी उस समय ये रखा कि हमको निकालना ही निकालना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये जो हिस्ट्री की तैयारी के लिए आपने क्या मतलब स्ट्रेटजी अपनाई हिस्ट्री की तैयारी के लिए? सबसे पहले तो मैं प्रीवियस ईयर को ऑब्जर्व की कि क्या मतलब टीआरई 1 में पहले, उससे पहले तो एग्ज़ाम हुआ तो नहीं था, तो उनको आइडिया नहीं था कि कैसे मतलब क्वेश्चन आते हैं क्या आते हैं। तो जब मैं टीआरई 1 का सिलेबस देखी तो उसमें सारे क्वेश्चन लूसेंट से दिए हुए थे, मतलब ऑनलाइन में क्वेश्चन थे जिसको आप इजीली टेकअप कर सकते थे। तो मैं तो वो देखी, तो क्योंकि हर एग्ज़ाम में हम लोग पहले प्रीवियस ही ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे क्या क्वेश्चन आ रहा है, उसी के बेस पे हम लोग अपना प्रिपरेशन शुरू करते हैं। तो जब मैं टीआरई 1 का क्वेश्चन पेपर देखी तो उसमें सारे वन लाइनर टू द पॉइंट वो लूसेंट से उठा कर मतलब मेंशन किया हुआ था। तो फिर मैं लूसेंट देखी तो लूसेंट से सारे क्वेश्चन थे, तो मैं लूसेंट को भी पूरा थोड़ी पढ़ी और उसको मान के चलिए कि मैं उसको रट ही गई। पूरा हिस्ट्री का जितना लूसेंट में दिया था वो मतलब पूरा रट गई मैं। और उससे ये फ़ायदा हुआ कि वैसे तो क्वेश्चन था नहीं, क्वेश्चन बहुत टफ था हम लोग का, क्योंकि लूसेंट पढ़ने से वो क्वेश्चन इस बार वाला टीआरई 2 वाला क्वेश्चन तो नहीं टेकअप हो सकता है। बस आप वो डाटा याद कर सकते हैं, डेट याद कर सकते हैं और उससे कुछ आइडिया लगा के अगर वो पढ़ते हैं तो कुछ आइडिया लगा के आप इधर उधर से मतलब करके वो सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। फिर बट मैं पटना यूनिवर्सिटी से थी, पटना यूनिवर्सिटी पटना वुमेंस कॉलेज की मैं ग्रेजुएशन रहा है, उसमें मैंने कुछ बुक्स पढ़े थे जो पटना मतलब वो वुमेंस कॉलेज में थे। तो उस बुक से मतलब वो भी मेरा फ़ायदा किया। प्लस में मैं बहुत पहले स्पेक्ट्रम मतलब ऐसे तो नहीं मतलब नॉर्मली स्पेक्ट्रम मैंने पढ़ा था कुछ एग्जाम के लिए, जैसे बीपीएससी देती थी मैं, बीपीएससी बट में हुआ नहीं है। बीपीएससी की तैयारी मतलब ऐसे मतलब अच्छा लगता था तो स्पेक्ट्रम में पढ़ती थी, स्पेक्ट्रम पढ़ी थी पूरा थोड़ी स्पेक्ट्रम पढ़ी थी 1 by 1, उससे भी मुझे कुछ हेल्प मिला। फिर एनसीईआरटी की बुक मैंने पढ़ी है, एनसीईआरटी क्योंकि मैं सीबीएसई से हूँ तो एनसीईआरटी की भी बुक पढ़ी है। एनसीईआरटी में एनसीईआरटी कहाँ तक पढ़नी चाहिए, 10th तक या 12th तक? एनसीईआरटी उसमें एनसीईआरटी 6 से 12 तक, 6 to 12 हाँ
6 से 12 तक अगर आप पढ़ते हैं तो उससे बेस क्लियर होता है आपका, और बेस क्लियर होगा तो क्योंकि क्वेश्चन भी 6 से 12 तक थे, आप क्वेश्चन उठा के देखिएगा तो 6 से भी क्वेश्चन थे, 7 से भी क्वेश्चन थे, आपका हर टॉपिक से क्वेश्चन, मतलब हर वो हर क्लास से क्वेश्चन दिया हुआ था। इसलिए 6 से 12 तक आप अगर एनसीईआरटी का बुक पढ़ते हैं तो आपका एग्ज़ाम नॉर्मली क्लियर हो जाएगा। मतलब मिनिमम ये है कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, हाँ, बस एनसीईआरटी साथ में लूसेंट आप प्रेफर कर सकते हैं। लूसेंट अगर आपको डाटा वाटा डेट वेट याद करना है तो वो मतलब मतलब सीरियल वाइज दिया रहता है, तो आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। अच्छा, आपने जब तैयारी की तो क्या कोई पोर्शन आपने जैसे एंशिएंट हिस्ट्री को ज़्यादा फोकस किया या फिर मॉडर्न हिस्ट्री को ज़्यादा ऐसा किया, या आपने तीनों को बराबर? नहीं, तीनों को मैंने बराबर वेटेज दिया, तीनों को बराबर weightage। क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कहाँ से क्वेश्चन, ऐसा थोड़े होता है कि मतलब हम मिडाइवल पढ़ लिए तो मिडाइवल से, क्योंकि यूपीएससी अब ऐसा कर रहा है कि ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर को उठा लिए, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको रिपीट कर ही नहीं रहा है। प्रीवियस ईयर जो अतुल प्रसाद का वो चल रहा है, मतलब तो वो रिपीट को क्वेश्चन कर ही नहीं रहे हैं। पहले होता था कि रिपीट प्रीवियस ईयर देखे उसमें से पक्का क्वेश्चन आता था, लेकिन अब वो ऐसा सिस्टम नहीं है। अब क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे हैं, क्वेश्चन डीपली पूछे जा रहे हैं। डीपली पूछे, हाँ बिल्कुल। और पेपर 1 के लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई? पेपर 1 के लिए तो मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं था, क्योंकि मेरा सारा फोकस हिस्ट्री पे ही था। क्योंकि मैं सोच रही थी कि क्योंकि पिछली बार मैंने सारा फोकस 9th-10th का एग्जाम था मेरा और प्राइमरी का भी था नियमित होने के लिए, तो मैंने सारा जितना सब्जेक्ट में मतलब वो जितना सिलेबस था मैंने सारे पे फोकस किया था। लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं ज़्यादा सारे चीज़ पे फोकस की तो मैं प्राइमरी नियमित में अच्छा मार्क्स था, उसमें मेरा जनरल में सिलेक्शन हो रहा था, बट बीएड के कारण मैं वो नहीं हो पाया, बीएड आउट हो गया। इसलिए मुझे लगा कि मैं मतलब सारा पढ़ने के चक्कर में मैं अपने सब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर पाई थी। इसलिए मैं अपने पिछला वो जो मेरा फॉल्ट था उसको देखते हुए मैंने इस बार अपने सिलेबस मतलब अपने सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया था। मतलब +2 में है तो उसके लिए अपने 80 मार्क्स का था तो इसलिए फोकस किया। क्योंकि मैं टीआरई 1 से ही लगी हुई थी, तो टीआरई 1 में तो जनरल पेपर से मतलब जैसे बिहार करंट है, बिहार स्पेशल है, तो ये सब मैं पढ़ी थी। उसी टाइम इतना पढ़ ली थी कि मैं बिहार स्पेशल के लिए मुझे कोई टेंशन था नहीं। करंट था तो करंट भी मैंने पढ़ा हुआ था, बट करंट तो मैं डेली देखी थी। करंट के लिए मैं 1 घंटा 1.5 घंटा जरूर समय देती थी करंट के लिए। और फिर करंट मेरा जैसे करंट के लिए तो वो शुरू से ही मैं टीआरई 1 से ही लगी हुई थी, तो इसमें ज़्यादा करंट के लिए मुझे वो करना नहीं पड़ा। फिर भी मैं करंट के लिए 1-1.5 घंटा दिन में समय निकालती थी। डेली पढ़ने से जो आएगा आएगा, जो नहीं आएगा तो वो तो नहीं आएगा। हाँ, तो ये था। और आपने कैसे टाइम का, हाँ बेटा, हाँ ला दो, आपने कैसे नियोजित टीचर है तो अभी हमारे हाल ही में 9 से 5 एकदम 9 तो 9 और 5 तो 5 9 से 5 हमारी क्लासेस चलती हैं, तो आपने कैसे मैनेज किया? वैसी वर्किंग वूमेन भी हैं और हाउसवाइफ भी हैं जो घर पे बहुत सारा काम कर रही हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो टोटली इस पे ही डिपेंड है कि हमें तैयारी करनी है। तो आपने कैसे 9 से 5 जॉब करते हुए भी आपने इस चीज़ को मैनेज किया? ये तो बहुत मतलब टफ था टाइम को मैनेज करना, बट एक लगन होती है जब कुछ मतलब करने का वो होता है, जुनून होता है, तो आप टाइम निकाल ही लेते हो। जैसे मैं स्कूल तो था ही, जैसे बोल रही है 9 से 5 हम लोग का 5 भी स्कूल हो गया था, और स्कूल में मतलब छोटे छोटे बच्चे रहते तो ज़्यादा टाइम मिलता नहीं था, क्योंकि स्कूल भी देखना है और इतना टाइट हो गया है कि आप स्कूल में जाके पढ़ भी नहीं सकते हैं। हाँ, क्योंकि बच्चों को छोड़ के आप मतलब ये नहीं है अपने टाइम निकाल सकते हैं। टीचर की भी कमी है तो हम हाँ। बच्चों को क्लासेस जितने टीचर है उन्हीं में एंगेज हो जाती है। फिर बट जब मैं 5 बजे आती थी तो ऐसा नहीं था 5 बजे आते ही बस ये रहता था कि नहीं, जो दिन में मेरा छूट गया है, जो मैं दिन में टाइम नहीं दे पाई हूँ, तो 5 बजे ऐसा नहीं होता था कि 5 बजे आई तो मतलब रेस्ट करना है, ये करना है, वो दिमाग में रहता ही नहीं था। 5 बजे आई, बस आते ही स्टडी टेबल लेके बैठ जाना रहता था। और फिर उसके बाद खाना वाना तो बनाना नहीं था वो सब मम्मी कर ही देती थी। फिर 5 बजे से लेके वो 2 बजे तक 1 बजे तक मेरा कंटिन्यू रहता था। तो वो जो डे में छूट जाता था मेरा, तो मतलब 5 बजे से लेकर 2 बजे तक मैं मैनेज करती थी।
फिर मॉर्निंग में मतलब नींद तो आता ही ना था, मतलब सब जब सोने जाती भी थी तो बाबर हुमायूं अकबर शेरशाह ये सब हिस्ट्री में करना ही था, मतलब रिपीट करते रहते थे। जैसे ये मेरे वो इसमें जिया जी ने बहुत सहयोग किया था, तो वो बोलते थे कि जब भी तुम कुछ करती हो या कुछ करने जाती हो, मतलब जैसे पढ़ने बैठी नहीं हो, तो जब जा रही हो, नहाने जा रही हो, खाने जा रही हो या कुछ काम करने जा रही हो या सो भी रही हो, तो हर चीज़ को रिपीट करना है। जो पढ़ी पूरा दिन, जैसे 5 से 12 बजे तक मैं पढ़ी, उसको रिपीट करना है, रिपीट करते रहो, माइंड में रिपीट करते रहो। तो मैंने ये भी किया था, इसको भी फॉलो किया था। मुझे लगता है कि ये भी मेरा बहुत काम किया है। जैसे रिवीजन हाँ। आपको, अगर आपके पास समय नहीं है तो रिवीजन करने का जो है बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाएगा लास्ट में। तो इसलिए रिवीजन का टाइम यही था कि जब ये फ्री होती थी, जैसे नहाने जा रही है, खाना बना रही है या कुछ अपने बच्चों के साथ कुछ कर रही है, तो उन सारी चीज़ों में ये अपने साथ वो चीज़ें दोहराती थी, जिससे इसका जो है पढ़ने के साथ साथ रिवीजन भी इसका साथ होता गया और इसने टाइम को मैनेज किया। तो इस तरह से जो है आप लोगों के कहने पे मैंने इसकी इंटरव्यू लिया, मतलब जो भी है। और ये और एक बात है कि आप कुछ ना पढ़ें, जितना मगर अगर साइड बुक आता है मार्केट में, जितने भी साइड बुक आ रहे हैं, मतलब जैसे प्रैक्टिस बुक आ रहे हैं या कुछ भी जो भी मार्केट में रंग बिरंगी किताबें आ रही हैं, उन पे फोकस ना करें। मेरा यही कहना है कि केवल आप एनसीईआरटी को पढ़ें, एनसीईआरटी को प्रीफर करें, बस एनसीईआरटी को मतलब वन लाइन बाय लाइन हर बुक को पढ़ें, पूरी बुक को 6 से लेकर अगर पॉसिबल तो आपको मतलब 12 तक। तो हाँ, जैसे अगस्त में एग्जाम आने वाला है TRE 3, तो बहुत टाइम है अभी, तो इसके लिए आप लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को बस फॉलो करें और एक लाइन भी आपका छूटना नहीं चाहिए एनसीईआरटी का, क्योंकि एनसीईआरटी से कहीं से भी वो क्वेश्चन उठा के दे देगा। तो ये था। और अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चन पूछने होंगे तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर पूछिएगा, जिसका रिप्लाई खुद ये दे देगी आप लोगों को। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा बहुत लोगों के साथ। और हम और आप लोग इसके लिए भी विशेष करेंगे कि आगे और ज़्यादा तरक्की करें और आप लोगों को भी कुछ हेल्प मिली होगी। और आप लोग का भी जो अगर अगला टारगेट है निकालने का, तो हमारी तरफ से आप लोग के लिए विशेष है कि आप लोग का भी जरूर कुछ हेल्प हो और आप लोग भी जो है अगली बार इसी तरह से सेलेक्टेड हो। और थैंक यू। थैंक यू।